हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं, कैपिटल गेन्स। हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। रेडी हैं? लेट्स बिगिन। ओके, तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैपिटल गेन होता क्या है। फिर देखेंगे कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या चक्कर है। उसके बाद ऑफ कोर्स कैलकुलेशन सीखेंगे और एंड में कुछ स्पेशल केसेस जैसे गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस को भी कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। इससे पहले कि हम रूल्स और कैलकुलेशंस की गहराइयों में उतरें, सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि भाई ये कैपिटल गेन है क्या चीज़? व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? अच्छा, एक सेकंड के लिए सोचिए। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट बेचा या कुछ शेयर्स या फिर सोना, और आपको उस सेल पर हुआ मुनाफा। बस एग्जैक्टली इसी मुनाफे पर, इसी प्रॉफिट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र होती है। तो देखिए, एग्जाम के लिए आपको ये दो वर्ड्स अपने दिमाग में लॉक कर लेने हैं। कैपिटल गेन कहलाने के लिए दो कंडीशंस पूरी होनी जरूरी हैं। एक, कोई ट्रांसफर होना चाहिए, यानी उस चीज को बेचा या एक्सचेंज किया गया हो। और दो, जो चीज ट्रांसफर हुई है वो एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखिए कितनी वाइड है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसके एक्सेप्शंस। लॉ ने कुछ चीज़ों को इसकी डेफिनेशन से स्पेसिफिकली बाहर रखा है और सवाल हमेशा वहीं से बनता है। तो चलिए अब इसको और डिटेल में समझते हैं कि आखिर कौन सी चीजें कैपिटल एसेट हैं और मोर इम्पोर्टेंटली कौन सी नहीं है। अगर आपने ये डिस्टिंक्शन अच्छे से समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में है। ये लिस्ट, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। लॉ इन चीज़ों को कैपिटल एसेट नहीं मानता, और इसमें भी पॉइंट नंबर 2 यानी पर्सनल इफेक्ट्स और पॉइंट नंबर 3 एग्रीकल्चरल लैंड, इन पे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम सेटर्स के ऑल टाइम फेवरेट्स हैं। और ये स्लाइड एक बहुत ही कॉमन ट्रिक क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर कर देती है। देखिए, लेफ्ट साइड में है आपके पर्सनल इफेक्ट्स, जैसे आपके कपड़े, फर्नीचर या कार। ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, इनको बेचने पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन राइट साइड देखिए, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, शेयर्स, भले ही आपके पर्सनल यूज के लिए हों, लॉ ने इन्हें स्पेसिफिकली कैपिटल एसेट माना है। तो अगर आपने ज्वेलरी बेची, उस पर जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स लगेगा। गॉट इट? ठीक है, अब तक हमने एसेट को पहचान लिया कि वो कैपिटल एसेट है या नहीं। अब आते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, टाइम। यानी आपने उस एसेट को खरीदने के बाद कितने समय तक अपने पास रखा, क्योंकि यही होल्डिंग पीरियड डिसाइड करेगा कि आपका टैक्स रेट क्या होने वाला है। देखिए, डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है। इट्स ऑल अबाउट द होल्डिंग पीरियड। और ये क्लासिफिकेशन कि एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों के लिए टैक्स कैलकुलेशन का तरीका और टैक्स रेट्स बिल्कुल अलग अलग हैं। इस नंबर को अपने दिमाग में प्रिंट कर लीजिए, 24 महीने। जब भी ज़मीन, बिल्डिंग या घर जैसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो तो 24 महीने हमारा बेंचमार्क है। इससे एक दिन भी ज़्यादा होल्ड किया तो वो बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन जैसे ही हम स्टॉक मार्केट की दुनिया में आते हैं, यानी लिस्टेड शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ मैजिक नंबर बदल जाता है। यहाँ कट ऑफ सिर्फ 12 महीने का है। ये आपके एमसीक्यूज के लिए एक सुपर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बिल्कुल मत भूलना। ऑलराइट, सो हमने एसेट को आइडेंटिफाई कर लिया, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म ये भी क्लासिफाई कर लिया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द कैलकुलेशन। चलिए देखते हैं कि आखिर ये टैक्सेबल गेन कैलकुलेट करते कैसे हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, जो गेम चेंजर है, वो है इंडेक्स्ड कॉस्ट। चलिए अब इसको समझते हैं। तो ये इंडेक्सेशन क्या है? सोचो, ये आपका सबसे अच्छा दोस्त है क्योंकि ये आपका टैक्स बचाता है। ये बेसिकली महंगाई यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 2005 में 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी और 2024 में उसे 50 लाख में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ 40 लाख। लेकिन सरकार कहती है रुको, 2005 के 10 लाख की वैल्यू आज के 30 लाख के बराबर है। इसे कहते हैं इंडेक्सेशन। तो अब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 40 लाख नहीं बल्कि 50-30 यानी सिर्फ 20 लाख माना जाएगा। देखा, टैक्स कितना कम हो गया। और हाँ, ये बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स पर मिलता है। ओके, अब प्लीज़ यहाँ पूरा फोकस कीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे क्रिटिकल स्लाइड हो सकती है।
जुलाई 2024 से रूल्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। ध्यान से देखिए कैसे टैक्स रेट्स बदल गए हैं और ज्यादातर एसेट्स के लिए इंडेक्सेशन का जो जबरदस्त बेनिफिट था वो अब हटा दिया गया है। इस टेबल को ठीक से समझना आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। चलिए अब एक ऐसे स्पेशल केस की बात करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचिए क्या होता है जब आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचते हैं जो आपने खरीदी ही नहीं थी बल्कि आपको गिफ्ट या विरासत में मिली थी। उसका टैक्स कैसे निकलेगा? लेट्स फाइंड आउट। यहाँ पर आपको बस एक गोल्डन रूल याद रखना है। टैक्स के मामले में आप उस इंसान के जूते में अपने पैर डाल देते हैं जिसने आपको वो एसेट दिया था। सिंपल भाषा में जो उनकी खरीदने की कीमत थी वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी और उन्होंने जिस तारीख को खरीदा था वहीं से आपका होल्डिंग पीरियड शुरू माना जाएगा। दैट्स इट। इसे एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हैं। देखिए, रघु के फादर ने उसे 2018 में एक फ्लैट गिफ्ट किया। फादर ने ये फ्लैट 2010 में 40 लाख का खरीदा था। अब जब रघु इस फ्लैट को बेचेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? 0? नहीं, उसकी कॉस्ट 40 लाख मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने फादर की कॉस्ट यूज करेगा। और ये एग्जाम्पल होल्डिंग पीरियड के रूल को परफेक्टली क्लियर करता है। अब भार्गव को देखिए, उसे जमीन मिली 2017 में और उसने बेची 2025 में, तो उसने तो सिर्फ 8 साल होल्ड किया। लेकिन क्योंकि ये गिफ्ट था, उसका होल्डिंग पीरियड उसके फादर की परचेज डेट यानी 2011 से काउंट होगा। तो टोटल होल्डिंग पीरियड कितना हुआ? 2011 से 2025 तक, पूरे 14 साल। इसलिए ये एसेट ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन गया। तो चलिए सब कुछ एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम में कैपिटल गेन्स का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको बस ये 5 स्टेप चेकलिस्ट फॉलो करनी है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो क्या ये कैपिटल एसेट है। स्टेप 2, क्लासिफाई करो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। स्टेप 3, कैलकुलेट करो सही फॉर्मूला यूज करके। स्टेप 4, रिमेंबर द स्पेशल रूल्स फॉर गिफ्ट्स। और स्टेप 5, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट चेंजेस। अगर आपने ये कर लिया तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। और इसके साथ हम आते हैं एक आखिरी सवाल पर। ये जो इंडेक्सेशन बेनिफिट का हटना है ना, ये सिर्फ एग्जाम के लिए एक नया रूल नहीं है। ये फंडामेंटली बदल सकता है कि लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जरूर सोचिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।